अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सॉरी, मैं कारागार जो मांग संख्या है 17 उससे शुरू करता हूं। सभापति महोदय, आज पुलिस के अंतर्गत ये मांग सदन के सामने रखी गई है, माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह के साथ और गंभीरता के साथ, सक्रियता के साथ, सज्जनता के साथ बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों के लिए मेरे विपक्ष के सभी साथियों को और मेरे इन नौजवान क्या अपने मेरे सब साथियों को जो है, नौजवान ही है, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ तो मेरे लिए तो नौजवान ही है ही, तो सबको जो है अब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके सुझावों पर अगर अमल किया जाए, कोई भी सरकार जितने भी सुझाव उसको प्राप्त होते हैं उन सारों पे अमल नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैक्सिमम सवालों के ऊपर अगर कोई सरकार उन पर अमल करती है तो निश्चित रूप पर प्रशासन के कार्य की व्यवस्था पर सुधार होता है। मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव उनके द्वारा जो दिए गए हैं, मैंने उनका जवाब भिजवाने की हर संभव कोशिश करी है और जिनके पास नहीं पहुंचा है उनके पास 1 या 2 रोज में ज़रूर पहुंच जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की वर्तमान सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए और 2 साल के इस पीरियड में मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जेलों की व्यवस्था में जो सुधार आज तक हुआ है वो पिछली बार कभी नहीं हुआ। हमने जो मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की जो नीति थी उस पर अमल करने का हर संभव प्रयत्न किया है। सभापति, जेल प्रशासन ले ले, मैं भ्रष्टाचार की बातें कही आई, मिलीभगत की भी बातें कई आई, आपराधिक प्रवृत्तियों की भी कई बातें आई, मैं उनको स्वीकार करता हूं कि ये बातें खत्म नहीं हुई हैं और न ये खत्म होंगी। ये खत्म यूं नहीं होंगी कि आपको ध्यान होगा, दुष्यंत की महारानी शकुंतला जब महल से नीचे उतर करके नदी में नहाने गई तो उसके हाथ की अंगूठी नदी में गिर गई, बह गई और वो बह करके एक मछली के पेट में चली गई। मछुआरे को एक रोज वो मछली पकड़ में आ गई, उसने जब उसको चीरा तो उसको अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई तो वो एकदम उत्तेजित हो गया, मुझे उसे लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है तो किसी न किसी को तो बताऊं अपनी बात। उसी के बराबर में दुष्यंत की मालिश करने वाला एक जमींदार रहता था, उसने उसको तरकीब से बताया तो जमींदार समझ गया ये अंगूठी तो मेरी देखी हुई है कहीं ना कहीं, और आखिर में जब उसने दिमाग लगू करके कहा कि तो महारानी शकुंतला की अंगूठी, उसे रहा नहीं गया। जब वो दूसरे रोज दुष्यंत के पास गया, दुष्यंत की मालिश करने के लिए गया तो दुष्यंत से उसने कहा कि साहब मैंने ऐसी ऐसी अंगूठी देखी है, तो उन्होंने कहा तू अंगूठी लेके आ। जब वो लेने गया तो मछुआरे ने कहा कि पैसे लूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। उसने पैसे की डिमांड करी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। महल से पैसा लेकर के आया, उसको पैसा दिया और पैसा दे करके और वो अंगूठी ली। अंगूठी लेकर के जब वो दुष्यंत के पास पहुंचा तो वहीं एक पंडित बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता थे, ज्योतिष का ज्ञान था उनको। तो उन्होंने उस जमींदार ने उस अंगूठी को दुष्यंत को दिया और महारानी को बुलाया। महारानी ने पहचान लिया कि ये मेरी अंगूठी है। तो ज्योतिष महाराज ने ये कहा कि इसमें इसका कसूर नहीं है, ये जो आपके लड़के ने आपका नाम रखा है भरत, तो इस भारतवर्ष की तो कुंडली में ही भ्रष्टाचार है।
ये पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, भारत की कुंडली में ये बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ये कोई बात हुई? माननीय सभापति महोदय, इस नाम को विलोपित किया जाए। हमारी भारतीय पुरानी संस्कृति का माहिर भारत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूरे हिंदुस्तान को विराजिए, आसन पैरों पर विराजिए, विराजिए, सहयोग करिए। विराजिए, मान्य सदस्य विराजिए, मान्य सदस्य विराजिए। आप भी विराज जाइए। जिस रेफरेंस में इन्होंने भारत का नाम उसके साथ जोड़ा है, मैं मैंने नहीं जोड़ा है। आसन को अच्छा लगता है। ये मैंने नहीं जोड़ा है, आप मेरी भी बात सुन लें। ये मेरे वर्ड्स नहीं है और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी नहीं है। बाकायदा उन पुरानी किताबों में लिखा हुआ है जो दुष्यंत के टाइम पे लिखी हुई थी, पुरानी किताबों। हाँ, उनमें लिखा हुआ है। आपका मतलब क्या है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं भारत नाम इसीलिए हो? मैं मेरा मतलब समझा देता हूँ आपको, एक मिनट से कम याद, फिर आप उसके बाद में जवाब दे विराजिए। आपका दे लेना जवाब। जो भारत का जो नाम लिया है, मैं उसे विलोपित करने का निर्देश देता हूँ। सभापति महोदय, मैंने इस बात को रेफर इसलिए किया है कि जितने भी बोलने वाले थे, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, एक ने भी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे, कम हो चाहे बेसी हो, ये भ्रष्टाचार है। और ये यही नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी है, हमसे भी ज्यादा है। इस बात का, मेरी बात को बुरा मत मानिए, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। जैसे उपनेता महोदय कहते हैं ना कई बार, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। तो मैं भी वही बातें बता रहा हूं जो ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जेल में मोबाइल, निषिद्ध वस्तुएं, और जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए जितना अंकुश ये सरकार लगा सकती थी, और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 नवंबर 2020 से ऑपरेशन फ्लश आउट उठाया। आप छाती पे हाथ करके कह दो कि इस ऑपरेशन ये आपका फ्लश आउट से क्या भ्रष्टाचार पर और इन बातों पर का ये रोक नहीं लगी? ये आपने भी स्वीकार किया अपनी बात पे। गत 4 हफ्ते की अवधि में ऑपरेशन फ्लश आउट के अंतर्गत सराहनीय और प्रभावी कार्रवाई की गई। विभिन्न जेलों में अभियान के अंतर्गत 1 मार्च 2021 तक 8,808 सघन तलाशियां ली गई तथा तलाशी के दौरान 124 मोबाइल पकड़े गए, 82 सिम, 30 चार्जर, 31 ईयरफोन, 18 डेटा केबल, अफीम, चरिस वगैरह 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 आदि निषेध किए गए। आपराधिक कृत्य, भ्रष्टाचार और मिलीभगत में लिप्त स्टाफ को चिन्हित भी किया गया, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की गई। 3 कार्मिकों को बर्खास्त भी किया गया, 25 कर्मियों को निलंबित भी किया गया तथा कुल 99 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इसी के साथ साथ 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतन स्थानांतरण भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राठौड़ साहब ने वो बात उठाई थी कि हार्डकोर बंदियों को पूरा आराम दिया जाता है जेलों में। लॉरेंस का नाम भी लिया था आपने, शायद 2-3 का लिया, तो ज़्यादा ये जानते हैं ना उनको, मैं थोड़ी जानता हूँ।
जेल के आतंक के पर्याय बने 69 हार्डकोर बंदियों को कंफर्ट जोन से अन्यंत्र जेलों में स्थानांतरित किया गया और उनको उपलब्ध कराई जा रही अनाधिकृत सुविधाओं पर भी रोक लगाने का हर संभव प्रयत्न किया गया। वो कौन लोग थे मैं बताता हूं आपको, जिनको हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में भेजा गया। लॉरेंस के बाबत आपने एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा कि जेल में बैठा बैठा भी अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है। वो पुरानी बात थी, वो पुराना रेफरेंस था, उस अभी का नहीं था। वो जब से वो जेल में गया, जिसके बाद जिस वक्त का नहीं था। धर्मेंद्र सिंह लुक्का, जो भरतपुर जेल से अभी हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है अभी। लॉरेंस बिश्नोई को की पुरानी फोटो थी, 2/11/20 को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया और उसके गुर्गे जो फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि फेसबुक पर अपलोड वो गुर्गे कर रहे हैं ताकि वो अपनी दुकानदारी चलाते रहें और अवैध वसूली करते रहें। आपने एक बात और भी कही कि साहब जेल में जो है जितनी क्षमता है उससे ज्यादा कैदी भर रखे हैं। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि क्षमता से मात्र 97% कैदी हैं। 22,614 की क्षमता है, उसके अगेंस्ट में 21,967 ही कैदी हैं। एक बात ये भी आपके द्वारा कही गई कि शौचालय की कमी है। अखिल भारतीय मानक के अनुसार 8 बंदियों पर 1 शौचालय होना चाहिए, अर्थात 8 पर 1, जबकि राजस्थान में 6 बंदियों के ऊपर 1 शौचालय है। तो राठौड़ साहब, अब इससे ज़्यादा तो आपके भाषण की गलतियां मैं और क्या पकड़ूं। ये बात आपने बताई कि लोकायुक्त 23 महीने के बाद में आपने बनाया। आपने कब बनाया था? आप ही बता दो। आपसे आधे वक्त में ही बना दिया हमने। आपने तो लोकायुक्त बनाया ही नहीं था, काफी बहुत बाद में जाकर के बनाया था। है केंद्र में, और केंद्र में तो आज तक ही नहीं बना। केंद्र में तो सबका लोकायुक्त एक ही है ना वो। प्रत्येक जेल में एक शिकायत पट्टिका रखी हुई है और हर माननीय विधायक गणों को ये बिल्कुल स्वतंत्रता है कि वो जाकर के उस शिकायत पट्टिका को खुलवा करके देख सकते हैं कि कितनी शिकायत प्राप्त हुई, कितनी नहीं हुई। तो उसे आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि 13 से लेकर 18 तक क्या होता था और 19 से लेकर के 21 तक क्या होता है। जेन मैनुअल का भी कहा आपने कि विभाग के द्वारा जेन मैनुअल का प्रारूप नया बनाना चाहिए। प्रारूप बन चुका, राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी बात में भटक गया, मैं बोलता बोलता ये दूसरी आपकी बातों पर आ गया। आपराधिक कृत्य, भ्रष्टाचार, मिलीभगत के लिप्त स्टाफ को चिन्हित कर
उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए, तो मैंने बता ही दिया आपको, 69 का यही बता दिया, सॉरी रिपीट कर गया मैं। इस अभियान में आपराधिक वृत्तियों के से लिप्त 128 से अधिक जेल कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गई है। और अभियान में जैसा आपने कहा कि पुरस्कृत, नारायण जी ने कहा कि पुरस्कृत करना चाहिए कि उन लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, अभियान में अच्छे काम करने वालों को 150 कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। कैदियों को आरामदायक जीवन एवं अपराधियों के गठजोड़ की संभावना को समाप्त करने से पुलिस को मदद भी मिल रही है। ऐसे अभियान चलाकर जेलों में कठोर अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया ताकि अपराधियों को गठजोड़ पर लगाम लगाई जा सके। सभापति महोदय, कोरोना काल में नियमित न्यायालय की पेशियां बंद हो गई। बंद होने के दौरान 25 जेलों में वीसी के माध्यम से माह 2 मई 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक 12,422 बंदियों की पेशी भी करवाई गई। और इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जेलों में वीसी के द्वारा न्यायालय की सुनवाई की व्यवस्था को बढ़ाया जावे। ये व्यवस्था 85 जेलों तक ई पेशी के विस्तार का प्रयास भी किया जाएगा 95 पे। भारत सरकार के द्वारा पानी करा दे, पानी भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रिजन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कारागार विभाग को 5 करोड़ 46 लाख की अनुदान भी दी गई है। 5 करोड़ 46 लाख दिया गया है इसके लिए। उक्त अनुदान की राशि 10 केंद्रीय कारागृहों में, 26 जिला कारागृहों में, 7 महिला बंदी सुधार गृहों में और 40 खुला बंदी शिविर, कुल मिलाकर के 145 के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, डेस्कटॉप सिस्टम, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, कियोस्क, यूपीएस उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान पूरे देश में जेलों की संख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई तीसरा पहुंचा दिया हो, प्रयास आपके भी रहे, बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं आपके। सभी जेल 100% ऑनलाइन, 2005 के पश्चात सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन किए गए। प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम पर 15,48,000 प्रविष्टियां प्राप्त की जा चुकी हैं और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम पर 8,28,000 प्रविष्टियां प्राप्त की जा चुकी हैं। ई प्रिजनर का कार्य में भी राजस्थान अग्रणी रहा है। ई मुलाकात, वीडियो कॉलिंग का प्रारंभ 1/4/20 से प्रारंभ कर दिया गया है और राजस्थान ही पूरे देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना महामारी के दौरान भी बंदियों के परिजनों से वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी गई। प्रत्येक बंदी अपने परिवार के 4 आदमियों से 5 मिनट तक लगातार बात कर सकता था। प्रत्येक बंदी प्रत्येक दिन, इतनी बड़ी सुविधा कभी नहीं मिली होगी। प्रत्येक बंदी प्रतिदिन 5 मिनट तक अपने परिवार के 4 आदमियों से बातचीत कर सकता था। वीडियो कॉलिंग के कोरोना काल में 81,936 मुलाकातें प्रविष्ट की गई हैं। भारतवर्ष में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सभी कारागाहों में ई मुलाकात संचालित है और ये देश का प्रथम राज्य है। प्रिजन इम्प्रूवमेंट प्रिजन
इनमेंस कॉलिंग सिस्टम, बंदी जेल में स्थित पीसीओ से अपने 4 रिश्तेदारों की मैं बात बता चुका हूँ, सॉरी आपको रिपीट कर गया। योजना प्रारंभ, 47,109 बंदियों को सुविधा दी गई और जिसमें प्रति सप्ताह 2,10,000 मिनट वार्ता की गई। बंदी कल्याण के लिए नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। जेलों की अतिरिक्त भूमि पर जेलों की किस प्रकार से अपनी खुद की इनकम हो, ताकि जेलों के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से मजबूत हो सके। तो जेलों के पास जो एक्स्ट्रा भूमि है उसमें कुछ न कुछ इस तरीके का प्रयास किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है जिससे कि जेलों की आमदनी हो जाए। मिसाल के तौर पर जयपुर में बाकायदा पेट्रोल पंप खोल दिया गया जेलों के द्वारा। उस पेट्रोल पंप को चलाने वाले भी बंदी हैं, वही बंदी है, और जितनी आमदनी आती है वो सारी की सारी जेल के सुधार के लिए, जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगाई जाती है। बंदी कर्मियों को कोरोना वायरस का दर्जा दिया गया है। बंदी वर्दियों को, जो बंदी कर्मी थे उनको कोरोना वायरस का दर्जा दिया गया और कोरोना ड्यूटी के करते वक्त अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपए देने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। 50 लाख रुपए देने का। 2,855 स्टाफ बंदियों को कोरोना से जो संक्रमित हुए पूरे राजस्थान में, उनकी संख्या थी 2,855 होने के बावजूद भी प्रोटोकॉल में सख्ती की पालना से करवाई गई। और आज हमें कहते हुए खुशी है कि कोविड से संक्रमित स्टाफ व बंदियों की संख्या पूरे राजस्थान की पूरे जेलों में 0 है। बंदियों को पूरी मजदूरी मिले, इसके लिए नियोजित बंदियों की मजदूरी में लगभग 20% वृद्धि की गई है। इसे सामान्य श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के समान कर दिया गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया है। 2 फरवरी 2021 को राजस्थान के, जैसा आपने बताई दिया, खैर ये तो मान भी गए आपके राहुल गांधी भी कोई चीज़ है। हाँ, आप मान गए ना कि राहुल गांधी भी है कोई चीज़। वो तीनों का तीनों पॉइंट आ गए आपके इसमें। शांत रहे प्लीज, बोले दे। सफाई का काम हरिजन पहले था, ये पाबंदी के सफाई का काम सिर्फ हरिजन ही करेगा, उसको हटा दिया गया है। भोजन बनाने का काम ब्राह्मण या कुलीन वर्ग का ही कोई व्यक्ति करेगा, उसको हटा दिया गया है। इसी तरीके से व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर क्रिमिनल माना जाता था, जैसे आपका साठिया होता है, कंजर होता है, और बताओ ना कौन कौन सी है, और कई जातियां हैं ऐसी जो कि जिनको जाति के नाम से जो है मान लिया जाता है, तो वो भी हटा दिया गया है। तो क्यों पूछ रहे हो आप? ये मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ये क्या बात हुई साहब, वाह, ज़्यादा जानकारी होगी तो उससे पूछो। तीनों प्रावधान हटा दिए गए हैं। इनके कारण जातिगत आधार पर बंदियों को काम के बंटवारे में असमानता और भेदभाव प्रतीत होता था। कारागाहों में जाति व धर्म के आधार पर असमानता नहीं रहेगी। जेल विभाग जेलों के सुधार की दृष्टि से देश में अग्रणी रहा है। टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, आपने भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, मैं दूसरी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं आपको। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जेल सुधारों की दृष्टि से राजस्थान को पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गत वर्ष यह रैंक 12वीं थी। गत वर्ष मतलब 2019, 18 नहीं 19। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि बजट की घोषणा में उन्होंने कैदियों के रहने की बैरक, भोजनशाला, शौचालयों इत्यादि की मरम्मत, उनके सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण,
26 जिला कारागाहों में एम्बुलेंस व सुरक्षा उपकरण जैसे नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर आदि उपलब्ध कराने और अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के सुदृढ़ीकरण के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत मंजूर की है। राज्य के समस्त जेलों की बंदी की क्षमता आज 22,897 है, जिसके विरुद्ध 21,967 बंदी निरुद्ध हैं। पिछली भाजपा सरकार के समय जेल में बंद कैदियों के आपराधिक गठजोड़ के द्वारा अपराध के कई मामले सामने आए हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए लगाकर हम राज्य की जेल व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ीकरण और अग्रसर हैं। लगातार नवाचारों के द्वारा जेलों में सुधार की एक नई मिसाल पेश की है। आज हमारी कारागार व्यवस्था देश में सर्वोत्तम है। इसके साथ साथ आज महिला दिवस है और महिला दिवस पे राजस्थान की सरकार ने एक इतना महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। धौलपुर की वो बहादुर बेटी वसुंधरा चौहान को राज्य सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति देने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वसुंधरा के अदम्य साहस व शौर्य को सम्मान देते हुए इसकी मंजूरी दी है। जैसा आपको पूरा स्टोरी याद है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 3 मार्च को क्या क्या हुआ था। उसने बदमाशों को पकड़ करके और ये कहा उसको छोड़वा दिया। उसको छोड़ने के लिए जो लुक्का को, धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को जो आया था, उसको छोड़ने नहीं दिया, पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार करके उसको भगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि सुधार गृहों में महिला बंदियों के सुधार के लिए ये जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ये निम्न प्रकार हैं। महिला बंदियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मसाला चक्की, आटे गूंदने की मशीन, सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। जेलों के उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। महिला बंदी सुधार गृहों को रेफ्रिजरेटर, दवाइयाँ, दूध रखने हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। अब विश्व महिला दिवस पर महिला बंदियों हेतु विशेष कार्यक्रम के प्रयास जो आज होंगे। विशेष डाइट, बेहतरीन खाना मिलेगा आज, लजीज, और रंगीन कपड़े छूटने की रंगीन कपड़े पहनने की आज छूट होगी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रंगोली, मेहंदी, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। परिवारजनों से दूरभाष पर 5 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट बात की जाएगी। वीसी की सुविधा उपलब्ध कराकर अपने परिजनों के वार्ता के समय की सीमा 5 मिनट से बढ़ा करके भी 15 मिनट कर दी गई। सराहनीय कार्य करने वाली महिला बंदियों को पुरस्कृत भी किया गया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक और प्रपोजल मैं देना चाहता हूँ। हालांकि कोई ये सरकार के द्वारा दिया गया प्रपोजल नहीं है, लेकिन मेरे मन में आई है ये बात कि चूंकि ज़्यादातर माननीय सदस्यों ने कहा था कि शहर के बिल्कुल बीच में आ गई है जेल, वहाँ से जेल को हटाना चाहिए, टावर लगे हुए हैं, जैमर काम नहीं करता, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कई समस्याएं आती रहती हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नई जेल बनाने के लिए जहाँ पर भी जेल प्रशासन यूएलबी से, लोकल बॉडी से जो ज़मीन मांगेगा उसको बहुत ही कंसेशनल रेट पर उनको दी जाएगी, प्राथमिकता के तौर पर उनको अलॉट की जाएगी। अब इस जेल के मामले में, ये जेल के मामले में जो माननीय सदस्य बोले हैं वो करीब करीब ये एसीबी के बाबत भी बोले हैं, तो उनके
जो भी कुछ बोले हैं उनका एक साथ ही नाम ले दूंगा। विराजिए विराजिए विराजिए, प्लीज प्लीज विराजिए। हम कितने होगा किसी का भी? नहीं, भेजने में तो वो भेजेंगे ना उसका। विराजिए 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 आप। अंक कितनी होगा प्लीज? विराजिए 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 आप। जवाब नहीं मिलेगा, मेरे जवाब तो दो आप। विराजिए जेल का था। विराजिए माननीय सदस्य मेरा विराजिए। भ्रष्टाचार पे है। माननीय सदस्य अंक आईजी कितनी होगा लक्ष्मण किसी गौड़ का? को क्यों बचाया जा रहा है? मेरा विराजिए, जवाब माननीय मुझे सदस्य आप जवाब विराजिए। दीजिए। मेरा जवाब माननीय क्यों नहीं आया? कर रहा हूँ मैं, अभी जेल चालू कर। माननीय सदस्य बार बार जेल में जा रहे हैं, जितने लोग हैं तमाम लोगों को नहीं जवाब दे रहे हैं। क्यों विराजिए, बचाया जा विराजिए। रहा है उसको? प्लीज रीजन क्या है? माननीय सदस्य कानून प्लीज कानून एक के लिए एक अलग अलग विराजिए है। विराजिए सभापति माननीय महोदय सदस्य विराजिए। प्लीज सेव अपनी करिए, प्लीज सेव करिए। विराजिए आप माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ सदस्य। विराजिए विराजिए प्लीज प्लीज सेव करिए। विराजिए माननीय सदस्य, प्लीज सेव करिए। विराजिए आप वरिष्ठ हैं, आप विराजिए। माननीय सदस्य माननीय सदस्य माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं। विराजिए आप विराजिए विराजिए प्लीज प्लीज सेव करिए। विराजिए, इनको जवाब तो देने दे अपना। शांति रखें भाई, बोलने दें। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 16 पुलिस के अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सदन में चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह, बहुत ही गंभीरता और बहुत ही सक्रियता के साथ इस मामले में जो बहस की है, उससे निश्चित तौर पर सरकार को बहुत अच्छे अच्छे सुझावों की प्राप्ति हुई है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं और हमारा प्रयत्न होगा कि हम उन सुझावों को अपनाते हुए इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को और मजबूत करें। कटौती के जो प्रस्ताव आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से काफ़ी कुछ के जवाब तो मैंने भिजवा दिए हैं और कुछ रह गए होंगे तो निश्चित तौर पे 1 या 2 रोज में आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं ये आज फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने एसीबी की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, ठीक उसी तरीके से उसमें काम करते हुए अपने आप को जो है समर्पित किया है, उस नीति के प्रति समर्पित किया है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण स्थापित के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी कर रही है। पिछले 2 वर्षों में कुल मिलाकर 609 केसेस के पद के दुरुपयोग के और ट्रैप के 609 केसेस, पद के दुरुपयोग के 122 केसेस, आय से अधिक संपत्ति के 43 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। जबकि पिछली सरकार के 2 वर्षों में ट्रैप के 539, कम नहीं थे, ये भी ठीक थी, अच्छी संख्या थी, लेकिन फ़र्क है, हमारे टाइम पे ज़्यादा हुए, आपके टाइम पे कुछ कम हुए। 539 आय से अधिक संपत्ति के 27 केसेस भी रजिस्टर किए गए। कहने का मतलब ये कि लास्ट 2 सालों में न केवल तुलनात्मक दृष्टि से ट्रैप के 15% केसेस ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं, बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई की गई है।
गजेटेड ऑफिसर्स के खिलाफ 224 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें भारत सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। इस साल बड़े बड़े भारत सरकार के अधिकारी, बल्कि एक तो सीबीआई का भी था, सीबीआई जिसको आप लगाते हो ना इधर उधर, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, वो हमने ही पकड़ लिया उसको, जिससे भारत सरकार के अधिकारी भी शामिल थे। इस साल 2 महीनों में एसीबी द्वारा 57 ट्रेप की कार्रवाई की गई, जिसमें आरपीएस अधिकारी व आरएएस अधिकारी भी शामिल हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए विभाग ने ठोस कार्रवाई की, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति के खिलाफ, कलेक्टर 12 के खिलाफ, तत्कालीन एसपी दौसा के खिलाफ, एसडीएम दौसा, एसडीएम बांदीकुई के विरुद्ध, नेशनल हाईवे के निर्माण के कार्य में रिश्वत मांगने के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। भरतपुर के पुलिस निरीक्षक से 5 लाख रुपए की रिश्वत, भरतपुर के पुलिस निरीक्षक से 5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि मांगने पर तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कोरोनाइजेशन प्रेमाराम परमार आरएस बीकानेर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। बाकी के मामले में जांच जारी है, तफ्तीश जारी है। माननीय सदस्य विराज जी, आप बीच बीच में नहीं बोल सकते, आप प्लीज इनको अपना कंप्लीट करने दें। कोशिश ये की जाए, कोशिश ये की जाए। विराज जी, ये परंपरा नहीं रही है, माननीय सदस्य, परंपरा नहीं रही है बीच में मंत्री को। आप विराज जी आप काफी वरिष्ठ हैं विराज जी, आप कुछ परंपराएं सीख लेंगे, प्लीज सेव करिए विराज जी। आप विराज जी, माननीय सदस्य, परंपराएं नहीं रही है, माननीय सदस्य, परंपराएं नहीं रही है बीच में इंटरवीन करने की। माननीय मंत्री को अपनी बात कंप्लीट करने दें। आप विराज जी, आप विराज जी बात सुन लो। माननीय चीफ व्हिप, माननीय सदस्य, अपने लोगों को कहते नहीं आप। अभी भी किसी भी धारा के केस की तफ्तीश का टाइम, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आसन की तरफ, क्योंकि फैक्ट्स आते रहते हैं, फैक्ट्स आते रहते हैं, इनवाइट करते हैं उनको। मामला एफआईआर तक पहुंचता है, लेकिन फिर कोई नए फैक्ट्स आ जाए, एडिशनल फैक्ट्स आ जाते हैं, तो फिर वो मामला खुल जाता है। तो इसलिए तफ्तीश में वक्त लगता है। तफ्तीश कभी मुकर्रर नहीं, एक वक्त नहीं होता, वक्त एक तय वक्त नहीं होता है। और फिर दूसरी बात ये, कोई भी बात हो उसमें हाई कोर्ट भी बीच में आ जाता है कि आगे नहीं बढ़ोगे, कोर्ट से एक्शन नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, वो नहीं लोगे, वो नहीं लोगे, इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो वाजिब होगा, निश्चित तौर पर ये गहलोत सरकार वो काम करके रहेगी। आम जन निर्भीक होकर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी शिकायतें एसीबी में दर्ज करावें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में टोल फ्री, जैसा आपने कहा था, राठौड़ साहब याद होगा आपको, आपने कहा था कि किसके कहें, कैसे कहें, कहाँ जाकर के कहें, तो मुख्यमंत्री जी ने टोल फ्री दी। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 सेवा शुरू की है, जिस पर 3572 कॉल आ गए और उनमें से 980 शिकायतें रिश्वत मांगने के संबंध में थी। 980 शिकायतें आउट ऑफ 3572, जिन पर 10 ट्रेप कार्रवाई करके केस रजिस्टर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने एक और व्यवस्था की है कि इसी के साथ साथ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135028 भी शुरू किया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज भेज सकता है। अब तक इस हेल्पलाइन पर 6124 संदेश आए हैं, जिनका सत्यापन करके 28 ट्रैप किए गए हैं और इन दोनों की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है। पुराने पेंडिंग केसेस के बाबत
पुराने पेंडिंग केसेस के निस्तारण की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। पेंडिंग केसेस की न्यायालयों के द्वारा स्टे लगा दिए जाते हैं। अभियोजन स्वीकृति में देरी के कारण भी होता है, देरी का भी एक कारण होता है। संबंधित विभागों के द्वारा वांछित रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता। ये सब बातें सबको होती हैं, लेकिन प्राथमिकता से केसेस को निपटाने के लिए समयबद्ध लक्ष्य किया जा रहा है। ताज़ा दर्ज होने वाले केसेस की निरंतर मॉनिटरिंग करके उनको निपटाने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम और टारगेट दिया, जिसके परिणाम भी अच्छा आने लगे हैं। भ्रष्टाचार के प्रकरणों के लिए राज्य में 17 विशिष्ट न्यायालय कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार के मामलों का प्रोसिक्यूशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पैरवी की जाती है। अभियोजन अधिकारी और ब्यूरो के अधिकारियों के बीच जो सामंजस्य पहले नहीं था, उनको स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया गया है और इस वर्ष केस ऑफिसर स्कीम को भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। लास्ट ईयर कुल 56 केसेस में से 71 आरोपी गणों को सजा सुनाई गई, जिसमें 61 पब्लिक सर्वेंट और 10 प्राइवेट व्यक्ति हैं। पब्लिक सर्वेंट में से 6 राजपत्रित अधिकारी और 55 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। कुल सजा का परसेंटेज जो है, जिसके लिए आप कह रहे थे, मेरे ख्याल से संयम लोढ़ा जी ने भी कहा था ये बात आखिरी में, कि परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा। परसेंटेज बढ़कर के 52.83% हो गया सजा हफ्ता का। ये कम महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं सदन को कुछ इम्पोर्टेंट केसेस की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मोहनलाल स्वर्णकार, जो सहायक वाणिज्यिक अधिकारी कोटा में थे, 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 लाख का जुर्माना और आय से अधिक संपत्ति के लिए न्यायालय ने उन पर 2,12,513 रुपये का अवैध करके और दो भूखंड और एक दुकान को फॉरफिट किया है। गीता देवी, अध्यक्ष नगर पालिका मंडल आबू रोड, को 3 वर्ष के साधारण कारावास के साथ साथ 50,000 रुपये जुर्माना भी किया है। चंद्रभान जाखड़, CTO वाणिज्य कर विभाग को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 का जुर्माना किया गया है। ज्ञानचंद व्यास, विकास अधिकारी, को PC एक्ट के तहत में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 13(1)D 12(2) PC एक्ट 1988 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 40,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। घेरीलाल शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी, अमर सिंह खींची, श्रम निरीक्षक, को PC एक्ट 1988 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर यह कहा गया कि उस गरीब आदमी के पास जिसका काम करवाने के लिए एक अधिकारी ने पैसा मांगा और उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा दे नहीं सकता, काम होगा नहीं। तो पहली बार फर्स्ट टाइम इस प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसमें लोग सेवक रिश्वत मांगते हैं, लेकिन गरीबी के कारण प्रबल इच्छा होते हुए भी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए रिश्वत राशि का प्रबंध नहीं कर पाते। इस समस्या का निराकरण करने के लिए ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी बोला था, शायद आज तो साहब बोला होगा ना आपने, वो ध्यान ही नहीं है यार। सब मैं तो कह रहा हूँ कि आपने बोला तो आपका जवाब तो दे दूँ ना। मैं तो बहुत सम्मानपूर्वक जवाब दे रहा हूँ आपका, बहुत सम्मानपूर्वक। कई सदस्य बोले थे, शायद आप भी बोले। इस समस्या का निराकरण करने हेतु 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत अत्यंत गरीब परिवादी को सत्यापन के बाद ट्रेप हेतु
राशि उपलब्ध कराई जाकर न्यायालयों से राशि छूटने के बाद इसी फंड में वापस जमा करा दी जाएगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का एक आदेश और पढ़ के बता देता हूं मैं आपको, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये निर्देश दिए हैं 5/12/2019 को दे दिए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लोक सेवक अपने वैध कार्य करवाने हेतु संपर्क करने पर लोक सेवक के द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही परिवाद व मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो में करवाने के पश्चात परिवादी का संबंधित विभाग में कार्य विचाराधीन रहता है। पैसा दे दिया, रिश्वत का पैसा दे दिया और पकड़ा भी दिया। अब पकड़ा देने के बाद में जो उसका काम उलझा हुआ था उस गरीब आदमी का उस डिपार्टमेंट में, वो नहीं हो पा रहा, तो बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई है कि उसका काम करवाने की जिम्मेदारी एसीबी की है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसने रिश्वत में अफसर को पकड़वाने के लिए जो है सारा का सारा दफ्तर नाराज हो गया हो और उसका काम नहीं हो रहा हो। उसको रिवॉल्विंग फंड भी दिया जाएगा और उसका काम भी करवाया जाएगा। ये इस प्रकार का जो है एक आदेश निकाला गया। ब्यूरो के अधिकारियों के पास रेप व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभी जो तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं वो बहुत पुराने हैं। अब नई तकनीकी के ज़्यादा प्रभावी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 59 इकाइयों को नए तकनीकी उपकरण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 59 लाख रुपए का बजट व मुख्यालय को इसी कार्य के लिए 10 लाख रुपए का विशेष बजट भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अरे भाई यहाँ ये पानी खत्म हो गया जब, और यहाँ का नहीं हो तो चंबल का लिया ना यार। बिराजी अंकित नहीं हो रहा है। बिराजी आप प्लीज सेव करें। बिराजी अब ये कुछ बातें इस प्रकार की आई हैं जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया था प्रश्न के माध्यम से जोधाराम गुजर का, और उस रोज शासन की तरफ से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो गई कि मैं भी पूरा जवाब नहीं दे पाया, और जैसा उत्तर आप चाहते थे वैसा उत्तर आप सुन भी नहीं पाए। मेरा इतना सा निवेदन है उसमें कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जोधाराम गुजर के खिलाफ जो भी केस बनाया गया वो बिल्कुल वाजिब बनाया गया, और तत्कालीन डीजी के द्वारा उसको बर्खास्त भी कर दिया गया, और बर्खास्त करके उसको नौकरी में भी नहीं लिया गया। लेकिन बर्खास्त शुदा आदमी को एक अधिकार और होता है कि वो उसकी अपील कर सकता है, और वो अपील होती है होम कमिश्नर के पास। होम कमिश्नर ने सिर्फ इतना सा देखा कि क्या इस जोधाराम गुजर को डीजीपी के द्वारा सुनवाई का मौका दिया गया था कि नहीं दिया गया था। मोटे तौर पर आज हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में जितने भी केसेस जाते हैं जिसमें सुनवाई का मौका दिए बगैर आपने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, मान लीजिए कोई अतिक्रमण है, सड़क पर अतिक्रमण है, बगैर नोटिस के आपने तोड़ दिया या बगैर नोटिस के आपने उसको, तो पट से वो जाता है कि साहब मुझे तो सुनवाई का मौका नहीं दिया, और वो स्टे हो जाता है। हालांकि वो स्टे टेम्परेरी होता है। तो होम सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर ये पास किया कि इस
डीजीपी के इस ऑर्डर को तो अपास्त किया जाता है, लेकिन डीजीपी को यह अधिकार है कि वो पुनः इसको नोटिस दे करके सुन करके उसको सुन करके उसका फैसला करे। कुल मिलाकर के बात इतनी सी थी, उसको नौकरी पर नहीं लिया गया और नहीं उसको जो है ज्वाइन नहीं करवाया गया। दूसरी बात ये थी कि संयम लोढ़ा साहब ने एक बात उठाई कि साहब एसीबी में दर्ज प्रकरण 129/20 आरोपी गण थे। इसमें संजय जैन, गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के द्वारा पैसे का लेन देन कर लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के संबंध में आरोपों के संबंध में जो वर्तमान अवेक्षाधीन है, तो मैं एसीबी से कहूँगा, एसीबी के अधिकारियों से कहूँगा कि इसमें ज़रा तेज़ी से जांच करें। एसीबी में आपने ये भी कहा था कि एसीबी में पद स्थापित कर्मियों के द्वारा सूचनाएं लीक करने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती, तो एक कांस्टेबल को सूचना लीक को निलंबित भी किया है, एक उप अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत में भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। काफी हो गया मंत्री महोदय, है था? काफी हो गया। अरे 2-4 मिनट रहे, 2-4 मिनट इनका जवाब दे दूं साहब, वरना हाँ। एसीबी में अभियोजन के अतिरिक्त अधिकारी स्थापित करने के बाबत तो उप निर्देशक अभियोजन के 2 पद हैं, उनमें से एक पद सर्जित किया गया, दूसरा पद सर्जित किया जा रहा है, और तो कोई खास बात है नहीं इसमें। मुख्य बात यह है साहब कि एक ये भी बात उठ करके आई थी, जैसा संयम लोढ़ा साहब ने भी कहा था कि नियमों के तहत में 6 साल से ज़्यादा का अगर कोई आदमी एसीबी में काम करा तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के अपने सेल्फ इंटरेस्ट जागृत हो जाते हैं, कई पहचान इस तरह की हो जाती है कि उनको हटाते रहना चाहिए मोटे तौर पर। लेकिन दूसरी बात यह भी उठी थी कि एसीबी में जितने भी अधिकारी लगे जाएं, वो एक तरह से निष्पक्ष हों, चाहे त्रिपाठी साहब थे, डक साहब थे, मनोज भट्ट साहब थे, अजीत सिंह जी थे, तो 4 साल रहे। लेकिन 4 महीनों के लिए उस नवदीप सिंह को लगाने वाले कौन सी सरकार थी? ये नवदीप सिंह तो वो आदमी था कि जितने भी केसेस आपके 640 हैं, जिन्हें इतनी रिश्वत नहीं खाई हो, जितनी तो अकेला ही खा गया हो, उसको लगाने वाला कौन सी सरकार थी? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एसीबी में कोई सरकार अगर ऐसे अधिकारियों को लगाती है तो उस सरकार की रेपुटेशन क्या रहेगी जनता में, और क्या रही, ये मैं पूछना चाहता हूं। और खास तौर पर तत्कालीन गृह मंत्री जी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर इनके हाथ में कुछ नहीं था तो कम से कम ऐतराज तो कर ही सकते थे, ऐतराज तो करते। जो घोषित डकैतों को लगा दिया, कहां तो क्या एडीजी का नाम क्या है? एनएम दिनेश, और कहा सोनी जी, लाहौल बुला। अर्थ यह है अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, अब इन बातों को जानने में से तो कोई फायदा है नहीं सर।
2014 और 2015 में लोक सेवकों को जो आपने स्वीकृति नहीं दी उनकी थी संख्या 62 और 2016 और 2017 और 2018 में जिन लोगों को आपने अभियोजन की स्वीकृति की मनाही करी वो थी 92। लेकिन इन 2 सालों में 2019 और 2020 में कुल मिलाकर के सिर्फ 28 लोगों की मनाही करी है हमने, सिर्फ 28 की। आपकी थी 62, हमारी थी 28। इसी प्रकार से अभी जो स्वीकृति जारी की गई है वो आप ये देखिए 61 स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, 61। एक बात और संयम लोढ़ा साहब की, उस बात को भी आ जाता हूं मैं। एक खत्म कर रहा हूं साहब, खत्म कर रहा हूं, आपको बचा भी नहीं है। आपने कहा था कि साहब राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केसेस हैं तो वो है स्वायत्त शासन विभाग के। मैंने 8 विभाग छांटे हैं आपके 39 में से। कार्मिक विभाग में 40, राजस्व विभाग में 38, पंचायत विभाग में 54, पुलिस विभाग में 20, चिकित्सा विभाग में 13, स्वायत्त शासन में 22 और ऊर्जा विभाग में 18 और शिक्षा विभाग में 12। ये वो हैं जो डबल डिजिट के हैं। अब सवाल ये रहता है कि जो 22 केसेस आपने स्वायत्त शासन में बताए, तो आपको ध्यान होगा, कानून आपने भी पढ़ा होगा या पढ़ लेना, या मैं कह रहा हूं तो उसी में समझ जाना कि म्युनिसिपल बोर्ड को ही अधिकार होता है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड स्वयं नियुक्ति करने का अधिकार जिसको है, जो म्युनिसिपल बोर्ड जिस आदमी को नियुक्ति देता है उसकी अभियोजन स्वीकृति भी वो देती है। यहाँ का डीएलबी नहीं देता या यहाँ का मंत्री नहीं देता। माननीय सदस्य विराजिए। वो तो आप आखिर में वही कहते हो जो मैं कहता हूँ। अतः